नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, फिर भी सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो यह दुनिया के शीर्ष देशों की कतार में खड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि यूएस को भी स्ट्राइक कर सकता है। नॉर्थ कोरिया की सक्रिय सैनिक क्षमता 1.4 मिलियन से अधिक है और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार, केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार से भी संपन्न माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करता रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल को इनकी मारक क्षमता के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आती है, जिसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक हो सकती है। ज्यादा मारक क्षमता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की होती है और इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स, न्यूक्लियर हथियार और एग्रेसिव बयानबाजी यूएस और यूएस के एशियाई सहयोगी जापान और साउथ कोरिया के लिए एक सिक्योरिटी चुनौती है और वर्ल्ड पावर तमाम प्रयासों के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने में रोकने से असफल रहे। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक होने के बावजूद भी मिलिट्री खर्च पर अपने जीडीपी का 1/4 तक खर्च करता है। यदि नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात किया जाए तो माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार संपन्न, केमिकल हथियार और बायोलॉजिकल हथियार से भी संपन्न है। नॉर्थ कोरिया ने अब तक 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट किया है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा यह यूएस, जापान और साउथ कोरिया को स्ट्राइक कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने वेपन ग्रेड यूरेनियम और प्लूटोनियम से न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता विकसित की है और यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल के एक एस्टीमेट के द्वारा 2017 तक नॉर्थ कोरिया के पास 60 न्यूक्लियर वेपन थे और हर साल 12 परमाणु हथियार के लिए नॉर्थ कोरिया विखंडनीय पदार्थ का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार 2022 तक माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 100 से अधिक न्यूक्लियर हथियारों के लिए विखंडनीय पदार्थ हो सकते हैं। रैंड कॉर्पोरेशन की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक नॉर्थ कोरिया के पास 200 के आसपास न्यूक्लियर हथियार का भंडार हो सकता है। यदि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया ने अब तक कुल 6 न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसमें से नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट अक्टूबर 2006 में किम जोंग इल के शासनकाल में किया था। इसके बाद 2009 में किम जोंग इल के शासनकाल में किया गया था। इसके बाद 4 न्यूक्लियर टेस्ट किम जोंग उन के शासनकाल में किया गया है। किम जोंग उन ने फरवरी 2013 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसके अलावा जनवरी और सितंबर 2016 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। फिर सितंबर 2017 में किम जोंग उन के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। नॉर्थ कोरिया अपने प्रत्येक परमाणु विस्फोट के साथ साथ अपनी परमाणु विस्फोट की क्षमता को बढ़ाता गया। 2006 में किए गए परमाणु विस्फोट की क्षमता 2 किलो टन टीएनटी थी और 2009 में किए गए परमाणु विस्फोट की क्षमता 8 किलो टन टीएनटी थी। 2013 और 2016 में किए गए परमाणु विस्फोट की क्षमता 17 किलो टन थी और सितंबर 2016 में किए गए परमाणु विस्फोट की क्षमता 35 किलो टन। यदि नॉर्थ कोरिया के परमाणु विस्फोट की तुलना की जाए तो यूएस के द्वारा हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की क्षमता 16 किलो टन थी। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा विस्फोट किए गए परमाणु हथियार कितने घातक हैं। नॉर्थ कोरिया के द्वारा 3 सितंबर 2017 में किया गया न्यूक्लियर विस्फोट सबसे घातक था और एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया पावरफुल एडवांस बम बनाने की तकनीकी को विकसित कर चुका है। इस विस्फोट के सेस्मिक एक्टिविटी के अनुमान के द्वारा विशेषज्ञों का मानना है कि इस विस्फोट की क्षमता लगभग 200 किलो टन थी। यदि वास्तव में ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम बनाने में सक्षम है। कोरिया ने 2017 के बाद से कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं किया है। नॉर्थ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया, यूएस और साउथ कोरिया समिट के द्वारा अपने मुख्य न्यूक्लियर रिएक्टर कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया था, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने 2021 से खंडनीय पदार्थों का इनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। यदि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की बात किया जाए तो नॉर्थ कोरिया ने अब तक 100 से अधिक मिसाइल टेस्ट किया है और ये सभी मिसाइल न्यूक्लियर वार हेड कैरिंग करने में सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के पास शॉर्ट, मीडियम,
इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ सबमरीन लॉन्च मिसाइल भी है। नॉर्थ कोरिया ने नवंबर 2017 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्गसोंग 15 का सफल टेस्ट किया था, जिसने 4475 किलोमीटर एल्टीट्यूड के टारगेट को हिट किया था। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि हॉन्गसोंग 15 को फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री पर लॉन्च किया जाए तो यह 13,000 किलोमीटर की रेंज प्राप्त कर सकता है, जिसके द्वारा नॉर्थ कोरिया यूएस की मेनलैंड को भी टारगेट कर सकता है। नॉर्थ कोरिया ने लेट 2017 से मिसाइल टेस्ट को रोक दिया था, लेकिन 2019 में हानोई में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच नेगोशिएशन डील ब्रोक डाउन होने के बाद से फिर से नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट शुरू कर दिया और 2019 में ही नॉर्थ कोरिया के द्वारा अंडर वाटर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसके बाद नॉर्थ कोरिया के द्वारा मार्च 2022 में हॉन्गसोंग 17 ICBM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और नॉर्थ कोरिया के द्वारा यह क्लेम किया गया कि इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है, किंतु साउथ कोरिया का मानना था कि इसकी रेंज काफी कम थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने सॉलिड फ्यूल पर आधारित शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। सॉलिड फ्यूल आधारित शॉर्ट रेंज मिसाइल को इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और तेजी से इन्हें लॉन्च भी किया जा सकता है। सितंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने रेल कार के द्वारा मिसाइल लॉन्च किया था, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल है। यदि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स की एकता की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल इनएक्यूरेट है, क्योंकि ये मिसाइल यूएसएसआर की शुरुआती तकनीकी पर आधारित है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने जीपीएस गाइडेंस तकनीकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जो कि चाइना के नेविगेशन सिस्टम के समान है। इस प्रकार नॉर्थ कोरिया की मिसाइल सिस्टम की सटीकता पर आशंकाएं बनी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया को किन किन देशों ने न्यूक्लियर संपन्न शक्ति देश बनने में सहयोग किया। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुख्यतः स्वदेशी है, किंतु समय समय पर अन्य देशों से सहयोग मिलता रहा है। 1950 और 1980 के दौरान यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को असिस्ट किया और यूएसएसआर ने न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर बनाने में मदद की। इसके अलावा मिसाइल डिजाइन, न्यूक्लियर फ्यूल और लाइट वाटर रिएक्टर भी प्रोवाइड किया। यूएसएसआर के बाद चाइना और नॉर्थ कोरिया ने 1970 के डेकेड्स में आपस में डिफेंस कोऑपरेशन किया है, जिसके अंतर्गत बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण भी शामिल था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट यूएसएसआर और चाइना के काउंटर पार्ट के साथ मिलकर एकेडमिक एक्सचेंज के द्वारा अन्य तकनीकियों को प्राप्त करते रहे। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश बनने में सबसे बड़ा सहयोग पाकिस्तान ने किया। 1980 और 88 के बीच ईरान और इराक वार के दौरान दोनों देश ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहे थे। इसी बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल न्यूक्लियर असिस्टेंस की शुरुआत हुई। 1990 में नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के द्वारा सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी और इसके डिजाइन को एक्वायर किया। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी का प्रयोग यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए किया जाता है। नॉर्थ कोरिया को सेंट्रीफ्यूज तकनीकी को देने में पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान की सबसे बड़ी भूमिका थी। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीकी देने के बदले में पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मिसाइल तकनीकी को प्राप्त किया। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान और लीबिया को भी बेची थी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के परमाणु प्रोग्राम को थर्ड पार्टी ने भी काफी सहयोग किया। नॉर्थ कोरिया थर्ड पार्टी से स्मगलिंग के द्वारा इसेंशियल मेटल कंपोनेंट, जो कि सेंट्रीफ्यूज को बनाने में प्रयोग किया जाता है, को प्राप्त किया। नॉर्थ कोरिया की इन हरकतों को देखते हुए यूएन के द्वारा नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस भी लगाए गए। नॉर्थ कोरिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अपने आप को 2003 में अलग कर लिया और इसके बाद 2006 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। 2006 में न्यूक्लियर टेस्ट किए जाने के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाया गया और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को आर्म सेल्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस और बैलिस्टिक मिसाइल में प्रयोग होने वाले तकनीकी को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड को भी काफी हद तक प्रतिबंधित किया गया। नॉर्थ कोरिया जाने वाले सभी कार्गो को चेक किया जाने लगा, किंतु इंटरनेशनल कार्गो को पूरी तरह से रेगुलेट करना काफी मुश्किल है। ये किसी न किसी प्रकार से नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर विस्फोट करने में सहायक सामग्री किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रही। नॉर्थ कोरिया पर और कठोर सैंक्शंस लगाने के लिए मई 2020 में एक प्रस्ताव लाया गया, किंतु इस प्रस्ताव का चाइना और रशिया के द्वारा वीटो कर दिया गया।
रसिया और चाइना का तर्क था कि इस सैंक्शन के दौरान हम नॉर्थ कोरिया को और भी उकसाने का कार्य करेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार के अलावा केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार भी हैं? नॉर्थ कोरिया के केमिकल हथियार की बात की जाए तो माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास सल्फर मस्टर्ड, क्लोरीन, फास्जिन, सीरिन और वीएक्स नर्व जैसे एजेंट केमिकल वेपन्स के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया नर्व, ब्लिस्टर, ब्लड और दम घुटने वाले एजेंट को भी उत्पादित करने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास 2500 से लेकर 5000 तक केमिकल वेपन्स का भंडार है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास बायोलॉजिकल वेपन्स भी हैं, किंतु नॉर्थ कोरिया 1987 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का पार्टी बना। भी कथित तौर पर माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया पैथोजन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे एंथ्रेक्स और स्मॉल पॉक्स। तो यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि नॉर्थ कोरिया बायोलॉजिकल वेपन्स में कितना सक्षम है। नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री क्षमता की बात की जाए तो माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया विश्व की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है। नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 1.4 मिलियन एक मिलिट्री पर्सनल है। नॉर्थ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5% है। इसके अलावा 6 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक भी हैं। कोरिया की आक्रामकता की बात की जाए तो इसकी आक्रामकता का आधार कहीं न कहीं कोरिया का संविधान भी है। नॉर्थ कोरिया के संविधान के आर्टिकल 86 के अनुसार नेशनल डिफेंस इज द सुप्रीम ड्यूटी एंड ऑनर ऑफ द सिटीजन, और यह भी प्रावधान है कि सभी नागरिकों को मिलिट्री में अपनी सेवाएं देनी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास 550 कॉम्बैट कैपेबल एयरक्राफ्ट, 290 हेलीकॉप्टर, 400 कॉम्बैट वेसल्स, 208 एम्फीबियन वेसल्स, 70 सबमरीन, 4000 टैंक और 2500 आर्मर्ड व्हीकल्स। इसके अलावा 5500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी है। नॉर्थ कोरिया साइबर वारफेयर सक्षम भी है और नॉर्थ कोरिया के हैकर गवर्नमेंट, मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट फर्म्स को टारगेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का साइबर वारफेयर मिलिट्री के तुलना में इमीडिएट थ्रेट है। नॉर्थ कोरिया 80s और 19 के डेकेड्स में साइबर तकनीकी के लिए चाइना और यूएसएसआर पर निर्भर था, तो आज नॉर्थ कोरिया के हैकर कोरिया के टेक्नोलॉजी स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं। इसके अलावा चाइना के टॉप साइंस और इंजीनियरिंग स्कूल्स में भी एडवांस तकनीकी के लिए ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं। यदि नॉर्थ कोरिया के साइबर अटैक्स की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया के बैंक्स, मीडिया आउटलेट्स पर अक्सर साइबर अटैक्स किया जाता रहा है। 2014 में नॉर्थ कोरिया के द्वारा सोनी पिक्चर पर भी साइबर अटैक्स किया गया था और 2016 में साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर यह आरोप लगाया था कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के मिलिट्री साइबर कॉम्बैक्ट को ब्रीच किया है। 2017 के वैन क्राई 2.0 रैंसमवेयर अटैक का संबंध भी नॉर्थ कोरिया से माना जाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा लार्जर ग्रुप के एक नॉर्थ कोरियाई मूल सदस्य को इसमें शामिल होने का आरोपी पाया गया था। इस साइबर अटैक ने यूएस, एशिया और यूरोप के एविएशन, रेलवे और हेल्थ नेटवर्क को प्रभावित किया था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का किम सुकी साइबर अटैक यूनिट यूएस, जापान और साउथ कोरिया के थिंक टैंक और गवर्नमेंट एजेंसीज को टारगेट करता रहता है। नॉर्थ कोरिया के मुख्य रेवेन्यू सोर्सों में से एक साइबर थेफ्ट भी है। नॉर्थ कोरिया साइबर थेफ्ट के द्वारा अपने मिलिट्री प्रोग्राम को फंड करता है। साइबर थेफ्ट के लिए नॉर्थ कोरियन हैकर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को टारगेट करते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरिया के द्वारा 2019 तक $2 बिलियन का साइबर थेफ्ट किया गया है। नॉर्थ कोरिया का गाइडिंग फिलोसफिकल प्रिंसिपल जूचे, जिसका मतलब है सेल्फ रिलायंस, और सोगुन, जिसका मतलब है मिलिट्री फर्स्ट पॉलिटिक्स पर आधारित है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में मिलिट्री का सेंट्रल रोल है। कोरिया का मानना है कि यूएस और साउथ कोरिया के थ्रेट और नेशनल सर्वाइवल के लिए सैन्य क्षमता विकसित करना ही एकमात्र विकल्प है।